आज का टॉपिक है हीट ट्रांसफर। जब भी कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो नेट ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। ये सपोज सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। सो सिस्टम का टेम्परेचर T1 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। सो सिस्टम का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो इट विल लूज हीट। सो नेट हीट जो है सिस्टम से सराउंडिंग को फ्लो करेगा। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो नेट हीट जो है सराउंडिंग से सिस्टम को फ्लो करेगा। और अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो नेट एक्सचेंज जीरो हो जाएगा। सो एक डायनेमिक प्रोसेस है। अगर T1 T2 से ज़्यादा भी है सो देर इज ऑलवेज हीट गोइंग आउट ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो हीट कमिंग इन टू द बॉडी। लेकिन अगर T1 ज़्यादा है T2 से सो ये ज़्यादा होगा। नेट फ्लो का मतलब है ये। इसी तरह दोनों का टेम्परेचर अगर सेम भी है वो भी एक डायनेमिक प्रोसेस है। जितना हीट लूज कर रहा है उतना हीट गेन कर रहा है। सो जो हीट चेंज है, हीट एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ये तीन प्रोसेस से होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ब्रीफ में समझते हैं वो होता क्या है। सपोज यहां पर आपने आग जलाया है और आप आग जला के यहां बैठे हैं तो जाहिर है कि आपको गर्मी लगेगा। ये जो हीट आग से आपकी तरफ आ रहा है इसके लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं है। सो ये जो हीट आपकी तरफ आ रहा है ये रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो एमिट हो रहा है आप तक पहुंचता है, जैसे कि हमको सन से पहुंचता है। ये जो हीट ट्रांसफर है का जो मोड है इसको हम रेडिएशन कहते हैं। दूसरा है आप एक रॉड ले लीजिए, रॉड लेके इसको पकड़िए, मेटालिक रॉड लीजिए, रॉड लेके पकड़िए। थोड़ा देर के बाद देखेंगे कि आप इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि आपको छोड़ना पड़ेगा। सो यहाँ पर हीट जो है थ्रू बॉडी ट्रेवल किया। यहाँ कोई मैटर का मूवमेंट नहीं है, खाली हीट ट्रांसफर हुआ एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को। इसको कंडक्शन कहते हैं। तीसरा जो है, अगर आप अपना हाथ यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो यहां जब आप हाथ रखे थे और यहां हाथ रखे थे डिफरेंस होगा। यहां जब आप हाथ रखेंगे आपको ज्यादा गर्म लगेगा और ये जो गर्मी आपको मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम रेडिएशन आपको मिल रहा है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट के चलते। मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और आपको हिट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स हीट कैरी कर रहे हैं। सो ये जो मेथड है जहां पर मैटर कैरी करता है हीट, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। सो आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन। सो एक मेटेलिक रॉड है, हम वन डायमेंशनल डिस्कस करते हैं। प्रॉपर लेटरल साइड को इंसुलेट कर देते हैं, और इस साइड को हीट करते हैं। जब हीट करेंगे सॉलिड में मॉलिक्यूल का पोजीशन फिक्स्ड होता है, अपना फिक्स्ड पोजीशन में वे ऑसिलेट करते रहते हैं। सो जब आपने इसको हीट किया, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है उनको वो एनर्जी रिसीव करने के बाद उनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाता है। सो जब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाता है वो अपना नेबरिंग मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं और कोलिजन में क्या करते हैं, पार्ट ऑफ एनर्जी उसको हैंड ओवर कर देते हैं। अब ये जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिसीव किया वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लगेगा और वो कोलाइड करेगा अपना नेबरिंग मॉलिक्यूल से एंड हैंड ओवर कर देगा पार्ट ऑफ एनर्जी। इस तरह से एनर्जी जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरा से तीसरा थ्रू कोलिजन पास हो रहा है और एनर्जी यहां आने लगेगा। सो शुरू में एनर्जी रीचिंग एनी क्रॉस सेक्शन जो है दो तरह से यूज होता है। पार्टली उस पर्टिकुलर सेक्शन का मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने में, और जो बाकी है वो हैंड ओवर हो जाता है नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। लेकिन कुछ समय के बाद एक स्टेडी स्टेट आ जाता है
जहां पर जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन स्टॉप हो जाता है। सो जितना हीट आया पास हो गया, मतलब यहां से अगर हीट डेल्टा क्यू आ रहा है तो यहां से डेल्टा क्यू हीट निकल रहा है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो इस स्टेट को जहां पर एब्जॉर्प्शन रुक जाता है उसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। और स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है ये कांस्टेंट है। ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? जाहिर है कि टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगा। डिपेंड करेगा एरिया, अगर हम ज्यादा एरिया को सेट करेंगे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑसिलेशन में आएगा, ज्यादा हीट पास होगा। और इनवर्सली डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर। तो ये तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, मोर एरिया मोर हीट ट्रांसफर, मोर द टेम्परेचर डिफरेंस मोर हीट ट्रांसफर, और जितना ज्यादा लंबा रहेगा लेस हीट ट्रांसफर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है के, इसको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या सिंपली थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? यह है हीट पर सेकेंड। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो एनर्जी पर सेकेंड यानी कि पावर है ये। सो पावर का यूनिट, के का यूनिट निकालना है। पावर का यूनिट क्या है? वाट। यहां मीटर स्क्वायर, यहां मीटर, एक कट जाएगा, 1 मीटर रह जाएगा। और टेम्परेचर डिफरेंस आप सेंटीग्रेड में लीजिए या केल्विन में लीजिए, बात एक ही है। सो डिफरेंस इन टेम्परेचर सेंटीग्रेड और केल्विन में सेम होता है। सो ये के का यूनिट है, ऐसा यूनिट, वाट पर मीटर पर केल्विन। तो हम स्टेडी स्टेट का ही डिस्कस करेंगे। स्टेडी स्टेट में हर क्रॉस सेक्शन में टेम्परेचर और वेरी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है एब्जॉर्प्शन करना बंद कर दिया। यहाँ जो भी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। ये टेम्परेचर जो है सपोज θ3 है, ये कांस्टेंट रहेगा और ये भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जिस तरफ हीट फ्लो कर रहा है उधर टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, यानी कि θ3 जो है θ4 से, ये θ4 है, θ3 जो है θ4 से ज्यादा होगा। मतलब अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ जो है ये θ1 और लेंथ L में θ2, तो ये लीनियरली डिक्रीज करेगा θ1 से θ2। यानी कि आप बोल सकते हैं, सपोज ये डिस्टेंस x है तो आप इजीली बोल सकते हैं θ2 माइनस θ1 बाई L, लीनियर रिलेशन इक्वल टू θ3 माइनस θ1 बाई x। तो लीनियरली डिक्रीज करेगा। सो हम स्टेडी स्टेट लेंगे, वन डायमेंशन लेंगे, यानी कि लेटरल साइड जो है वो प्रॉपरली लैग्ड है, यहां से कोई हीट नहीं जा रहा, तो हीट एक डायरेक्शन से एंटर कर रहा। स्टेडी स्टेट है, जितना एंटर कर रहा उतना ही लीव कर रहा, नो हीट ऑफ लॉस थ्रू द लेटरल साइड। सो आज का डिस्कशन सिर्फ यही रहेगा, वन डायमेंशनल फ्लो, लेटरल, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट थ्रू द लेटरल साइड। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। दो स्लैब्स है, एक स्लैब ए है, एक स्लैब ए है। इसका लेंथ 3L है और इसका लेंथ 5L है। एरिया दोनों का सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी 6K है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी 4K। यहाँ का टेम्परेचर दिया गया है 90 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ का टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमें पूछा गया ये इंटरफेस का टेम्परेचर कितना है। आइडियल कंडीशन है, वन डायमेंशनल फ्लो है, लेटरल साइड्स प्रॉपरली लैग्ड है, मतलब लेटरल साइड से कोई हीट एस्केप नहीं कर रहा है। और स्टेडी स्टेट में हम डिस्कस करेंगे, मतलब जितना कहीं पर भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, सो जितना हीट एंटर कर रहा सेम हीट यहां से जाएगा, सेम हीट यहां से जाएगा। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो कांस्टेंट है। सो पहला में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस बाई लेंथ। दूसरा में क्या होगा? थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा -20
बाई लेंथ। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो थीटा निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, लेटरल लॉस का डिस्कशन नहीं है। हीट जो है वन डायमेंशनल फ्लो है, सो जितना हीट एंटर कर रहा उतना लीव कर रहा, यानी कि हम स्टेडी स्टेट डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का सभी क्वेश्चंस हम स्टेडी स्टेट का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक कंपोजिट स्लैब है, एक कंपोजिट स्लैब है। इस स्लैब का लेंथ जो है आपका 3L है और इस साइड का 5L है। थर्मल कंडक्टिविटी इसका 2K है, इसका 3K है। एरिया दोनों का सेम है और हमें दिया गया है टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस दिस कंपोजिट स्लैब जो है वो 60 डिग्री है। ये सपोज पहला स्लैब है, ये दूसरा स्लैब है। और क्वेश्चन ये है कि पहला स्लैब जो है उसका अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। तो स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वो जो है कांस्टेंट होता है, यानी कि यहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है थर्मल कंडक्टिविटी एरिया डिफरेंस इन टेम्परेचर से डेल्टा थीटा 1 है बाई लेंथ। उसी तरह यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी एरिया, यहां का टेम्परेचर डिफरेंस सपोज डेल्टा थीटा 2 है, डेल्टा थीटा 2 है और यहां का लेंथ 5L। तो हमको पहला का टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए बोला है, यानी कि इसको ले लेते हैं। डेल्टा थीटा 2 हो जाएगा आपका 5 × 2 10 डेल्टा थीटा 1 बाई 9। सो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस जो है, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस 60 दिया गया। दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट स्लैब प्लस टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड स्लैब। दिस इज द टोटल। आपको निकालना है सिर्फ फर्स्ट स्लैब का। ये हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, 3 ठो रॉड्स है, 3 ठो रॉड है। इसका लेंथ है L1, एरिया है A1 और थर्मल कंडक्टिविटी K1 है। यहाँ का टेम्परेचर थीटा 1 है। इसका लेंथ L2 है, एरिया A2 और थर्मल कंडक्टिविटी K2, टेम्परेचर है थीटा 1 और इसका लेंथ L3, A3, K3, टेम्परेचर है थीटा 3। हमें इस जंक्शन का टेम्परेचर निकालना। अप्रोच कैसा करेंगे? एक अप्रोच ये है, इनकमिंग हीट इक्वल टू आउटगोइंग हीट। इनकमिंग हीट इक्वल टू आउटगोइंग हीट। स्टेडी स्टेट में इनकमिंग हीट इक्वल टू आउटगोइंग हीट। इस तरह से हम देख सकते हैं। एक और तरीका से भी देख सकते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज जंक्शन का टेम्परेचर थीटा है, सो इनकमिंग हीट हो जाएगा आपका K A टेम्परेचर डिफरेंस बाई L इक्वल टू, इसका हो जाएगा K A टेम्परेचर डिफरेंस बाई L। ये L2 है, ये L1 था। नेक्स्ट ए वाला K A टेम्परेचर डिफरेंस बाई L। तो यहां से हम थीटा को सब्जेक्ट बना लेते हैं। सो थीटा को सब्जेक्ट अगर हम बना लेते हैं तो कितना आता है? थीटा को अगर हम सब्जेक्ट बना लेते हैं आ जाता है K1 A1 थीटा 1 बाई L1, K2 A2 थीटा 2 बाई L2 प्लस K3 A3 थीटा 3 बाई L3 डिवाइडेड बाई K1 A1 बाई L1 प्लस K2 A2 बाई L2 प्लस K3 A3 बाई L3। तो हमने क्या किया, इनकमिंग हीट इक्वल टू आउटगोइंग हीट। कोई भी एक जंक्शन ले लिया, जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं आप, किरचॉफ्स रूल। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सेम वो इलेक्ट्रिक करंट है, ये हीट करंट है। डेल्टा Q बाई डेल्टा T जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि हीट करंट। तो सेम चीज़ आप बोल सकते हैं। या फिर दूसरा आप जो यूज करते हैं
algebraic sum of the currents meeting at a point is 0. So यहाँ पर वही आर्गुमेंट हम यहाँ भी कर सकते हैं. Algebraic sum of heat current at steady state, algebraic sum of heat current at any point is 0. So heat current, that is net heat current, that is delta Qi by delta T, ये 0. तो पहला के लिए आपका K1 A1 थीटा माइनस थीटा 1 बाई L1 प्लस K2 A2 थीटा माइनस थीटा 2 बाई L2 प्लस K3 A3 थीटा माइनस थीटा 3 बाई L3, इस टोटल सम 0. तो यहाँ से आप थीटा को सब्जेक्ट बना लीजिए. K1 A1 बाई थीटा 1 बाई L1 प्लस K2 A2 थीटा 2 बाई L2 प्लस K3 A3 थीटा 3 बाई L3 बाई K1 A1 बाई L1 प्लस K2 A2 बाई L2 प्लस K3 A3 बाई L3. सो यहाँ हमने 3 ठो रॉड लिया. यू कैन एक्सटेंड इट टू एनी नंबर ऑफ रॉड्स, 4, 5, 6, सभी का अगर टेम्परेचर्स दिया गया है तो आप उसको 2 तरह से देख सकते हैं. इनकमिंग हीट इक्वल टू आउटगोइंग हीट. कोई भी एक जंक्शन ले लीजिए, हीट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू हीट लीविंग द जंक्शन, जैसा आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं. या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि नेट अलजेब्रिक सम ऑफ द हीट करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0, जैसा कि तो आपको जनरलाइज कर देने से ये आ जाएगा आपका सिग्मा Ki Ai थीटा I बाई Li बाई सिग्मा Ki Ai बाई L. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. एक मेटलिक रॉड है, लेटरल साइड प्रॉपरली इंसुलेटेड है और ये यहाँ पर आप हीट कर रहे हैं. यहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड. तो एक साइड आपने एक कंटेनर रखा है जिसमें आइस है और एक साइड आपने कंटेनर रखा है जहां पर वाटर है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ये आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में. सो ये जो लेंथ है ये 2 मीटर है. आपको पूछा गया है कि किस पोजीशन पर आप ये टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कीजिए ताकि रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इक्वल टू रेट ऑफ स्टीम फॉर्मेशन. सो किस पोजीशन में आप ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कीजिएगा, ये क्वेश्चन है. सपोज ये x है तो 2 मीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर. सो ये 200 माइनस x हो जाएगा. सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है? डेल्टा T इक्वल टू Ka टेम्परेचर डिफरेंस बाई लेंथ. सो यहां पर मेल्टिंग हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा, वहां पर इवापोरेशन हो रहा, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है. सो चेंज ऑफ स्टेट के लिए हीट का जरूरत पड़ता है मास इनटू लेटेंट हीट. सो चेंज इन मास सपोज डेल्टा m है. सो डेल्टा m L बाई डेल्टा T इक्वल टू Ka डेल्टा थीटा बाई L. तो यहां से हमको मिल जाता है डेल्टा m बाई डेल्टा T कितना हो जाता है? Ka डेल्टा थीटा बाई L, कैपिटल L जो है लेटेंट हीट. तो यहां रेट सेम दिया गया, यहां ये जो है कांस्टेंट, यानी कि रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस. इस फॉर्मूला अगर यूज कर लेते हैं, K सेम है, A सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस ये 300 है, ये 0 है. सो 300 माइनस 0 Ka डेल्टा थीटा स्मॉल l यानी कि डिस्टेंस, x लेटेंट हीट. सो लेटेंट हीट जो है आइस का मेल्टिंग के लिए लेटेंट हीट जो है 80 कैलोरी पर ग्राम. अगर हम इधर कैलोरी लिखते हैं, राइट साइड में भी कैलोरी लिखते हैं तो यूनिट्स कट जाता है, फर्क नहीं पड़ेगा. अब राइट साइड लेते हैं,
के सेम है, ए सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस ये 300 है, वो 100 है, सो 300 माइनस 100। लेंथ क्या हो गया? लेंथ 200 माइनस x। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है? 540 कैलोरी पर ग्राम। सो 540, यहां पर कैलोरी लिखे थे, यहां भी कैलोरी लिखे, वो कट जाएगा। x हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कट जाएगा ये, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक मेटल रॉड है जिसमें एक और पैसेज है इधर, मतलब जो हीट आ रहा है इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। सेम मेटल है, मतलब के सभी जगह सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। और हमें क्वेश्चन दिया गया है कि यहां से सपोज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है 6 कैलोरी पर सेकेंड है, 6 कैलोरी पर सेकेंड। और लेंथ दिया गया है, ये सपोज हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया, ये 10 सेंटीमीटर दिया गया। तो हीट इधर से आ रहा है, सेम मटेरियल है, क्रॉस सेक्शन सेम है, तो हीट यहां से आ रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, इधर कुछ हीट जाएगा, हीट रीहीट। सो पावर जो है एनर्जी पर सेकेंड 6 कैलोरी पर सेकेंड है। इधर से सपोज पावर P1 जाता है, इधर से पावर P2 जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इधर से कितना हीट फ्लो हो रहा है, ये जो बेंट पार्ट है इसमें से कितना हीट फ्लो हो रहा है। तो हम ये दोनों को कंपेयर करते हैं, ये दोनों का इनिशियल पोजीशन सेम है, फाइनल पोजीशन सेम है। रेट ऑफ फ्लो जो है पावर यानी कि रेट ऑफ फ्लो के ए चेंज इन टेम्परेचर बाय लेंथ। तो सेम मटेरियल है, के सेम है, एरिया दिया गया है सेम, दोनों रॉड का, इस रॉड का और ये बेंट रॉड दोनों का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है। सो आपका P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, यानी कि P इंटू L जो है कांस्टेंट है, यानी कि P1 L1 इक्वल टू P2 L2। सो टोटल पावर P1 प्लस P2, टोटल पावर जो है 6 है, ये क्वेश्चन में दिया गया है और हमें P2 निकालने के लिए कहा गया, यानी कि P1 को बदल देंगे, P1 की जगह में लिख देंगे 6 माइनस P2। लेंथ, लेंथ जो है इधर का लेंथ जो है 20 है और इधर का लेंथ 10 प्लस 20 प्लस 10 40, ये कट जाता है 2। सो आपका 3P2 जो है 6 हो जाता है, सो P2 जो है 2 कैलोरी पर सेकेंड। सो इधर से जो पावर ट्रांसमिट होता है वो है 2 कैलोरी पर सेकेंड। सो हमने जो हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्टर का जो फार्मूला लिया था उसमें कुछ कंडीशन हमने लिया था, फ्लो वन डायमेंशनल है, लेटरल लॉस नहीं है, तब हमारा जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी कि पावर जो है उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से था, चेंज इन टेम्परेचर बाय लेंथ। तो ये जो इक्वेशन में बहुत सारा पॉसिबिलिटीज बनता है, हमने लिया है ये सब कांस्टेंट है, के वेरी कर सकता है, एरिया हमने लिया था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, एरिया चेंज हो रहा है, या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि हमने रॉड को यहां गर्म कर दिया और इस साइड खुला छोड़ दिया तो इसका टेम्परेचर राइज करने लगेगा। लेंथ भी चेंज हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ आइस, ठंडों के दिनों में लेक में जब आइस बनने लगता है तो लेंथ, आइस का जो थिकनेस है वो समय के साथ बढ़ते जाता है। तो ऐसा कई केसेस है जहां पर ये जो कॉन्स्टेंट्स हमने लिया था वो नहीं हो सकता है, इन दैट केस आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक दो क्वेश्चन हम लेते हैं जहां पर ये सब कोई एक चीज वेरी कर रहा है तो कैसे हम इसको डील करेंगे। तो हमें एक यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है, यूनिफॉर्म रॉड दिया गया जिसका क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, लेटरल साइड इंसुलेटेड है, इस साइड का टेम्परेचर θ1 है, यहाँ गर्म किया गया, गर्म करके यहाँ हमको गर्म किया गया है, गर्म करके टेम्परेचर θ1 मेंटेन किया गया। यहाँ पर एक पतला सा डिस्क लगा दिया गया,
पतला सा डिस्क लगा दिया जिसका मास m है, स्पेसिफिक हीट c है और शुरू का टेम्परेचर है, बिकॉज ये पतला है ए एंड और इसका टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सपोज θ2 है। और क्वेश्चन ये है कि कितने समय के बाद, आप इसको गर्म कर रहे हैं, हीट फ्लो हो रहा है, कितने समय के बाद ये टेम्परेचर θ2 से राइज करके θ3 तक जाएगा। तो जो फार्मूला हमने लिया था, डेल्टा Q बाई डेल्टा T इक्वल टू KA डेल्टा थीटा बाई L। सो ये फार्मूला हम जब ने भी यूज किया था, हम टेम्परेचर डिफरेंस को कांस्टेंट लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इस साइड का टेम्परेचर कांस्टेंट है θ1, बट इस साइड का जो टेम्परेचर है बढ़ रहा है θ2 से θ3। सो ड्यूरिंग राइज, ये जो राइज हो रहा है, इस राइज के दौरान एट एनी टाइम t सपोज टेम्परेचर है θ, और इस दौरान एट एनी टाइम t टेम्परेचर है θ और एक स्मॉल टाइम dt हम डिस्कस करते हैं और टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है dθ। तो इस इक्वेशन में डालते हैं, स्मॉल टाइम में जो हीट फ्लो हुआ वो dq होगा बाई dt इक्वल टू KA टेम्परेचर dθ बाई L। सो ये जो डिस्क है इसका मास m दिया गया, स्पेसिफिक हीट c है, चेंज इन टेम्परेचर dθ है। सो चेंज इन हीट हो जाएगा mc dθ बाई dt। सो ये हो जाएगा KA। अभी टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, यहाँ का टेम्परेचर θ1 है, यहाँ का टेम्परेचर θ है। सो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा θ1 माइनस θ बाई L। सो हमें टाइम निकालना है, एक साइड हम टाइम लिख देते हैं, बाकी साइड दूसरी तरफ ले जाते हैं KA θ1 माइनस θ, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। शुरू में जब टाइम 0 था, उस डिस्क का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर θ2 था। मान लेते हैं टाइम t के बाद उसका टेम्परेचर θ3 आता है, तो इस साइड का इंटीग्रेशन t हो गया, हमारा mcl बाई KA कांस्टेंट है, 1 बाई θ फॉर्म में है, 1 बाई θ फॉर्म में इंटीग्रेशन होता है ln θ1 माइनस θ। यहाँ θ का कोफिशिएंट -1 है, सो जो θ का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि माइनस, सो θ2 θ3। सो पहले अपर लिमिट डालेंगे, तो ये आ जाएगा MCLKA, अपर लिमिट डालेंगे ln θ1 माइनस θ3 माइनस, आपको मालूम होगा लॉग का रूल, log A माइनस log B जो है log A बाई B हो जाता है, मतलब बाई हो जाएगा। सो θ1 माइनस θ3 बाई θ1 माइनस θ2, ये हो जाएगा। ये सामने में एक माइनस है, और आगे आपको रूल मालूम होगा log A बाई B जो है माइनस log B बाई A होता है, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं T इक्वल टू MCLKA log θ1 माइनस θ2 बाई θ1 माइनस θ3। तो हमने एक पॉसिबिलिटी डिस्कस किया जहां पर टेम्परेचर जो है, दो एंड का टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट मेंटेन नहीं किया, तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा। एक और पॉसिबिलिटी लेते हैं, ऐसा हम कहीं ले सकते हैं, लेकिन एक और लेते हैं जहां पर ये जो लेंथ है ये चेंज नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ आइस इन ए लेक, ठंडे दिनों में जब लेक में आइस या फिर सी में जो आइस बनता है, तो थिकनेस बढ़ते जाता है। सो लेक का जो थिकनेस बढ़ते जाता है उसका हम डिस्कशन करते हैं। ये लेक है, और हमने जब डिस्कशन शुरू किया ऑलरेडी आइस बन चुका था, आइस का लेंथ, आइस का जो थिकनेस था वो x1 है, बाहर का टेम्परेचर जो है माइनस θ है, अंदर में टेम्परेचर जब आइस बनने लगता है तो अंदर में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हमने पिकअप किया, जब हमने डिस्कशन शुरू किया, उस समय आइस का थिकनेस x1 था, और क्वेश्चन ये है कि कितने समय के बाद आइस का थिकनेस x2 हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है हमारा डेल्टा Q बाई डेल्टा T
इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा बाई एल। इसमें ए एल चेंज हो रहा है, शुरू में जो लेंथ था वो x1 है, बाद में जो लेंथ है वो x2। सो आइस फॉर्मेशन के दौरान एट एनी टाइम t ले लीजिए, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t सपोज थिकनेस जो है x, इस समय एक छोटा सा लेयर बनने के लिए कितना समय लगता है, छोटा सा लेयर dx बनने के लिए कितना समय लगता है, और टोटल समय के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसमें हम यूज करते हैं ये जो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, इसको डी क्यू बाई डी टी कर देते हैं, के ए टेम्परेचर डिफरेंस। सो ये जो नीचे में जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री है, -0 माइनस थीटा यानी कि थीटा, और ये जो लेंथ है वो x। डी क्यू यानी कि मास से dm इंटू लेटेंट हीट, फॉर्मेशन ऑफ आइस, चेंज ऑफ स्टेट, मास इंटू लेटेंट हीट बाई dt। सो मास होगा ये थिन लेयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया, एरिया इंटू थिकनेस। सो मास हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम होता है इंटू डेंसिटी, L बाई डी टी के ए थीटा बाई एक्स। सो एरिया कट जाता है, तो हमको निकालना है टाइम। एक साइड हम टाइम रखते हैं, दूसरा साइड बाकी ले जाते हैं, रो एल बाई के थीटा एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करते हैं, शुरू में टाइम 0 है, शुरू का थिकनेस x1 है, टाइम t के बाद थिकनेस x2 हो गया। सो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन t हो गया, राइट साइड भी सभी कांस्टेंट एक्सेप्ट x, x का इंटीग्रेशन होता है x² बाई 2, लिमिट्स है x1 टू x2। सो ये लिमिट्स डाल दीजिए, लिमिट डालने से टाइम कितना निकल जाता है, रो एल बाई के थीटा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई 2, ये हमारा टाइम है। इतने टाइम के बाद थिकनेस जो है x1 से बढ़कर x2 हो जाता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये सब हमने कांस्टेंट लेके किया। जब भी इसमें कोई चीज वेरी करता है आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे कि थोड़ा देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, जो हीट फ्लो हो रहा है इसको हीट करंट भी कह सकते हैं। क्या हम एक पैरेलल कंपैरिजन कर सकते हैं फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ हीट का? फ्लो ऑफ करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट होता है, फ्लो ऑफ हीट जो होता है हीट करंट होता है। सो इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। सो करंट को हम क्या लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस और बाई रेसिस्टेंस। उसी तरह रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट करंट। हीट फ्लो किस वजह से होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। सो टेम्परेचर डिफरेंस बाई जो क्वांटिटी रहेगा वो रेसिस्टेंस रहेगा। बाई क्वांटिटी क्या रहेगा? L, यहां पर Ka होना चाहिए, उसको हम यहां भी लिख सकते हैं। सो ये जो क्वांटिटी है इसको थर्मल रेसिस्टेंस बोलते हैं, थर्मल रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस। और जैसा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का रूल्स जो है आपका किरचॉफ्स रूल या जो भी रूल है, आप जैसा वहां यूज किए थे यहां भी यूज कर सकते हैं। रेसिस्टर्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर दो रेसिस्टर सीरीज में हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2। दो रेसिस्टर्स अगर पैरेलल में हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R को दिया जा सकता है 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हमें दो आइडेंटिकल स्लैब्स दिया गया है जिसके अक्रॉस में टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखा गया, लेकिन एक अरेंजमेंट में दोनों को साइड वाइज कनेक्ट किया गया। इस तरह से दो स्लैब है, टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट रखा गया। और एक सेटअप में लेंथ वाइज इस स्लैब के एंड में और एक स्लैब को लगा दिया गया, दोनों का लेंथ L है, सेम मटेरियल है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम मेंटेन किया गया।
अब आपको पूछा गया है कि इसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है से P1 और इसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है P2, इनका रेशियो क्या है? सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दैट इज डेल्टा Q बाई डेल्टा T, जिसको हम P भी लिख सकते हैं, पावर, ये जो है टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। यहां दोनों पैरेलल है। पैरेलल हम कैसे जानेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैसे जानते हैं पैरेलल? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यहां पर जो है टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। सो ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल में आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, और यहां दोनों बराबर है। सो इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस, जिसको मैं I प्राइम डिनोट कर रहा हूं, ये हो जाएगा आपका R बाई 2, दोनों बराबर है से R। और यहां पर इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस को हम R डबल डैश यूज कर रहे हैं। ये R है, ये R है, सीरीज में 2R हो जाएगा। सो पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। सो P1 बाई P2 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा R डबल डैश बाई R डैश। सो R डबल डैश यानी कि 2R एंड R डैश यानी कि R बाई 2, सो 4 बाई 1। तो हीट फ्लोइंग थ्रू दिस वन डिवाइडेड बाई हीट फ्लोइंग थ्रू दिस वन इज 4:1। यहां 4 टाइम्स ज्यादा हीट फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सर्कुलर वायर है, यहां से हीट फ्लो हो रहा है, यहां हमने कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ और इधर भी कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया गया, θ1 θ2। एक सेटअप ये है, ये θ1 है, ये θ2 है। नेक्स्ट सेटअप कुछ इस तरह से है, साइज सेम है, साइज सेम है, लेकिन नेक्स्ट केस में आपने ये पॉइंट को चेंज कर दिया। नेक्स्ट केस में आपने ये पॉइंट को चेंज कर दिया, ये सेम है θ1। नेक्स्ट केस में ये पॉइंट इधर ले गए, ये एंगल 90 डिग्री, ये सेंटर, ये θ2। तो क्वेश्चन ये है, इसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, इसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, उसको आपको रेशियो निकालना है। सो ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा, यानी कि P1 बाई P2 इक्वल टू R2 बाई R1। थर्मल रेसिस्टेंस क्या होता है? L बाई K सेम है, A सेम है, मतलब थर्मल रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो रेसिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। मान लेते हैं इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, यानी कि दोनों पार्ट का रेसिस्टेंस जो है सेम होगा। सो दोनों पार्ट का रेसिस्टेंस सेम होगा। हम R1 और R2 सिंबल यूज कर चुके हैं। सपोज इसको R प्राइम ले लेते हैं, इस पार्ट का R प्राइम है, इस पार्ट का R प्राइम है। सो R1 हो जाएगा, दोनों पैरेलल है। पैरेलल में आपका AB बाई A प्लस B, यानी कि R प्राइम बाई 2 हो गया। सो इस लेंथ का रेसिस्टेंस आपने R प्राइम लिया, तो ये उसका आधा लेंथ है, तो इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा R प्राइम बाई 2, और इधर का हो जाएगा आपका 3R प्राइम बाई 2। टोटल लेंथ तो सेम है, इधर इसको आपने हाफ कर दिया तो इधर आपका हाफ ऐड हो गया। तो इस बार रेसिस्टेंस हो जाएगा AB बाई A प्लस B। तो इस बार रेसिस्टेंस आपका हो जाएगा, ऊपर में आपका 3 हो गया और नीचे में 4 में से एक 2 कट जाएगा, 4 8 हो जाएगा। सो इस केस में इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस जो है R प्राइम बाई 2 है, और इस केस में 3R प्राइम बाई 8। यहाँ डाल देता हूँ 3R प्राइम बाई 8 और उसमें R प्राइम बाई 2, यानी कि ये आ जाता है 3 बाई 4। सो रेशियो जो है 3 बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें कई आइडेंटिकल रॉड्स दिया गया है, 1 2 3, सब रॉड का आइडेंटिकल है, यानी कि लेंथ सेम है, एरिया सेम है, K सेम है।
इधर का टेम्परेचर दिया गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड और इधर का दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें निकालने के लिए कहा गया इस जंक्शन का टेम्परेचर और इस जंक्शन का टेम्परेचर। सभी रॉड्स आइडेंटिकल है, ए सभी आइडेंटिकल है। ये डायग्राम जो है एक सिमेट्रिक डायग्राम है, इसका हम फायदा उठाते हैं। यहाँ θ1 है, यहाँ θ2 है, ए वाला पाथ और ए वाला पाथ आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो भी टेम्परेचर होगा यहाँ भी वही टेम्परेचर होगा। सो ये दोनों का अगर टेम्परेचर सेम है तो यहाँ से कोई हीट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए इसको हम हटा लेते हैं। सो एक एक बार का रेसिस्टेंस मान लेते हैं R है, तो इसका लेंथ डबल है 2R है, ये भी डबल है 2R है। ये पार्ट का और ये पार्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, यानी कि ये दोनों पैरेलल है। सो पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा AB बाई A प्लस B, यानी कि R हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम इस तरह से हो जाएगा 120, ये R, यहां तक R है, ये θ1 है, ये दोनों मिलके फिर से R हो गया, ये θ2 है, फिर इधर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 3 तो इक्वल पार्ट्स है, आइडेंटिकल थर्मल रेसिस्टेंस है। सो टेम्परेचर फॉल जो है इक्वलेंट होगा, यानी कि टोटल 3L में फॉल कितना हो गया, 3L में फॉल हो गया इतना, तो L में फॉल कितना होगा इंटू L, यानी कि ये कितना हो गया 40। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस जो है 40 कम हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ फिर से 40 कम हो जाएगा 40, फिर यहाँ से यहाँ फिर से 40 कम हो जाएगा। तो लेस ऑफ थर्मल कंडक्शन नेचर, मोर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आप इस तरह का जब भी ये दिस रेसिस्टेंस बाय दिस रेसिस्टेंस इक्वल टू दिस रेसिस्टेंस बाय दिस रेसिस्टेंस, तो उसको आप बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। उस दौरान यहाँ इलेक्ट्रिक करंट 0 होता है। तो सेम आर्गूमेंट हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अगर ये थर्मल रेसिस्टेंस बाय ये थर्मल रेसिस्टेंस इक्वल टू दिस थर्मल रेसिस्टेंस बाय दिस थर्मल रेसिस्टेंस, तो हम बोल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है। और ये जो कनेक्टिंग रॉड है इसमें से हीट करंट जो है 0 होगा। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंडक्शन का जो क्वेश्चंस होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी में जिस तरह से आपका अप्रोच होता है उसी तरह का अप्रोच आप ले सकते हैं। रेसिस्टेंस तो आपको मालूम है, वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है, वहाँ इलेक्ट्रिक करंट होता है, यहाँ हीट करंट होता है। सो नेक्स्ट क्लास में एक और मोड जो है हीट ट्रांसफर का, रेडिएशन, उसको हम डिस्कस करेंगे।